तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए बढ़ते हैं अब छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद भवन में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री को अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047 विजन डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसका निर्माण राजनीति आयोग की ओर से किया जा रहा है, जिसे 1 नवंबर को राज्य की जनता को समर्पित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विगत 6 माह में माओवादी विरोधी अभियानों में भी की गई कार्रवाई की जानकारी प्रधानमंत्री को दी है। नियत निल्लानार योजना के बारे में जानकारी देते हुए सीएम साय ने बताया कि इस योजना के तहत नक्सलियों के आधार को कमजोर करने व शासन प्रशासन और ग्रामीणों के बीच परस्पर विश्वास बहाली का कार्य किया जा रहा है। इस योजना के तहत वर्तमान में 23 कैंप खोले गए हैं, जिनमें 90 ग्राम शामिल हैं तथा भविष्य में 29 कैंपों को प्रारंभ करने की योजना भी बनाई गई है। और चलिए आगे बढ़ते बता दें, नगरीय निकाय चुनाव के ठीक पहले भाजपा मतदाता अभियान कार्यक्रम करने जा रही है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत मंत्री सांसद शामिल होंगे। पूरे प्रदेश भर में 27 जून को से लेकर 14 जुलाई तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर प्रदेश में सियासत भी अब शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। अभिनंदन की सियासत। बीजेपी प्रदेश भर में आयोजित करेगी मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम के जरिए मतदाताओं को साधने का प्रयास। अभिनंदन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद होंगे शामिल। 27 जून से 14 जुलाई तक हर विधानसभा में कार्यक्रम। संजय श्रीवास्तव को बनाया गया समिति का संयोजक। प्रत्येक विधानसभा में 2000 लोगों का किया जाएगा सम्मान। बीजेपी के नेता तिलक लगाकर शॉल श्रीफल देकर करेंगे सम्मानित। लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने पर भाजपा पूरे देश में मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम करने जा रही है। तय किया गया है कि प्रत्येक विधानसभा में 2000 से ज्यादा मतदाताओं का सम्मेलन होगा। कार्यक्रम को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मतदान का अधिकार लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अधिकार है। आने वाले नगरीय निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो नए मतदाता हैं, उनसे संपर्क का एक कार्यक्रम भाजपा ने तय किया है। देखिए, किन विषयों पर चर्चा होगी ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे, पर लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद मुख्यमंत्री जी का मिलना नहीं हुआ था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से मिलने गए हैं और जब मिलने गए हैं तो प्रदेश के विकास से लेकर सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। बीजेपी के मतदाता अभिनंदन पर कांग्रेस तंज कस रही है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने कहा कि चुनाव जब जब नजदीक आते हैं बीजेपी नौटंकी करती है। बीजेपी वोट लेने की राजनीति कर रही है। चुनाव नजदीक है, इसलिए अभिनंदन कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी जब जब भी कोई भी चुनाव आते हैं इस तरह की नौटंकी करती है, नौटंकीबाज है ये। आज अभिनंदन करे, अपनी योजनाओं से करे ना, जनता को लाभान्वित करे, ऐसी योजनाएं दे जिसमें जनता का जो जीवन स्तर है वो ऊपर उठे। ये सिर्फ वोट लेने की राजनीति कर रहे हैं, वोट लेने के लिए अभिनंदन कर रहे हैं। बाकी समय जनता 5 साल फिर वो गौन हो जाती है और चुनाव जब आ गया तब उनका अभिनंदन कर रहे हैं। ये मात्र नौटंकी है और आम जनता इसको अच्छी तरह समझती है, उनके बहकावे में आएगी नहीं। निकाय चुनाव को अभी 6 महीने का वक्त है, लेकिन बीजेपी अभिनंदन कार्यक्रम करके जनता को साधने में लगी है। बीजेपी के तमाम नेता सीधे जनता से संपर्क करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि अभिनंदन कार्यक्रम का कितना लाभ बीजेपी को मिल पाता है। INH 24/7 के लिए रायपुर से स्वप्नल गौरखेड़े की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते आपको बता दें, लोकसभा में स्पीकर चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है। चुनाव की स्थिति बनने पर छत्तीसगढ़ में भी बयानबाजी शुरू हो गई है। मामले में पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने कहा कि आजादी के बाद पहला मौका होगा। यहां सत्ता पक्ष की विफलता है कि वह विपक्ष को तैयार नहीं कर पा रहा है। बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, इसके बड़े बड़े दावे फेल हो गए। राजनीति में भी किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। विपक्ष का स्पीकर भी हो सकता है। ऐसा हुआ तो
सरकार एक बड़े संवैधानिक संकट में आ जाएगी। वहीं इस मामले में मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि कांग्रेस मानसिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है। वहीं लोकतंत्र के मंदिर में कांग्रेस शुरू से अड़ंगा डालती आ रही है, अब अपने चरित्र को फिर दोहरा रही है। विपक्ष को सत्ता पक्ष का साथ देना चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए। लोकसभा में स्पीकर के लिए आम सहमति विपक्ष और सत्ता पक्ष के साथ नहीं बन पाई है, और यदि ऐसा हो रहा है, यदि चुनाव की स्थिति बन रही है, तो मेरा यह समझना है कि ये देश की आज़ादी के बाद में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज सत्ता पक्ष और विपक्ष स्पीकर के पद के लिए एक नहीं हो पा रहे हैं। अब उनके मानसिक स्थिति मैं समझता हूं कि अभी पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, और लोकतंत्र के इतने बड़े मंदिर में कांग्रेस शुरू से ही अड़ंगा डालते रही है। उनका चरित्र भी वही है, तो मैं समझता हूं उसके अनुरूप अपना चरित्र को फिर जो है दोहरा रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते आपको बता दें, डिप्टी सीएम अरुण साव मंगलवार को रायगढ़ दौरे पर रहे, जहां वो भाजपा के ब्लैक डे कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि 25 जून 1975 को देश के लिए काला दिन था, जब इंदिरा गांधी ने सत्ता के लिए पूरे देश को आपातकाल की आगोश में झोंक दिया। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहा कि सीएम का विशेषाधिकार है, जब उचित समय देखेंगे वे इस पर निर्णय लेंगे। 30 जून 1975 देश के लिए काला दिन, जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने सत्ता लोलुपता के लिए पूरे देश को आपातकाल की आगोश में झोंक दिया था। अपने विरोधी नेताओं को जेल में डाला, यातनाएं दी, न्यायपालिका और मीडिया पर भी प्रहार किया, उनकी स्वतंत्रता का हनन किया। और अब बात बिलासपुर की, जहां बिलासपुर में डिप्टी सीएम व गृह मंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार को भाजपा के कार्यकर्ता चलाएंगे। भाजपा के कार्यकर्ता गांव-गांव तक जनसेवा के कार्य में लगे हुए हैं। नक्सलियों और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर छत्तीसगढ़ में काम किया जा रहा है। भाजपा लोकतंत्र के संवाहक पार्टी है, वहीं कांग्रेस और अन्य पार्टियां लोकतंत्र को समाप्त करने वाली हैं। उन्होंने बताया कि नई सरकार के बनते ही मीसाबंदियों को 5 साल की पूरी सम्मान निधि दी गई। मंत्री विजय शर्मा बोले कि लोगों तक पहुंचने के लिए कमेटी बनाई गई है। बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया है। अगर बेगुनाह है तो वो कमेटी के सामने बात रखकर प्रमाण पेश कर सकते हैं। कार्यवाही ऐसी कि विगत सरकार ने भी इन्हीं मीसाबंदियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता सम्मान की राशि को बंद कर दिया। नई सरकार बनते ही, विष्णुदेव जी की सरकार बनते ही 5 साल की पूरी राशि के साथ समान उनके सम्मान में वृद्धि की गई। नक्सलियों के संदर्भ में विभिन्न बातें हैं, वो सरेंडर करें, क्योंकि बस्तर के गांव-गांव तक विकास पहुंचाना है। और चलिए आगे बढ़ते आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में एक तरफ जहां सरकार स्वास्थ्य सुविधा के बेहतर व्यवस्थाओं को लेकर दावा करती है, तो वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत पर यह सभी दावे अपने आप में झूठे साबित नजर आ रहे हैं। ताजा मामला पलारी ब्लॉक से ज्यादा आबादी वाले गांव के सामने आया है, जहां मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए स्वास्थ्य विभाग में ही कमी देखने को मिली। बता दें, पलारी ब्लॉक में कुल 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, जो सिर्फ ओपीडी के समय सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक ही खुलते हैं। अधिकतर स्वास्थ्य केंद्र में रात के समय पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते और शाम 5 बजे के बाद स्वास्थ्य केंद्र में ताला जड़ दिया जाता है, जिसके कारण स्थानीय ग्रामीणों को छोटी मोटी बीमारी या फिर गंभीर अवस्था में मरीज को 8 से 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। छत्तीसगढ़ की अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार जो है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो बेहतरीन सुविधाएं तो उपलब्ध करा रही है, लेकिन
ग्रामीणों को या आमजनों को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, इस रियलिटी को चेक करने के लिए आज हम आए हुए हैं पलारी ब्लॉक के ग्राम गीतपुरी में। 7,000 की आबादी वाले इस गांव में आप देख सकते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो बना हुआ है, और ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर भी पदस्थ स्टाफ है, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको दिखा देंगे कि यहाँ मरीज ही नहीं है और स्वास्थ्य केंद्र में ताला लगा। थोड़ा सा करीब आके हम कैमरामैन से कहेंगे, यहाँ की स्थिति को आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि इस समय 5:30 बजा है और 5:30 बजे ही यहाँ जो है अस्पताल में जब ताला लगा के, अस्पताल का ताला लगा के गेट में ताला लगा हुआ और यहाँ का स्टाफ नदारद है। ना तो यहाँ डॉक्टर है, ना ही कोई स्वीपर चपरासी और ना ही कोई नर्स है। यहाँ कोई जवाब देने वाला ही नहीं है कि अगर कोई इमरजेंसी में कोई मरीज आता है जिसकी तबीयत ख़राब होती है, बरसात का दिन चल रहा है, जाहिर सी बात है कि सभी की तबीयत आमतौर पर ख़राब हो रही है, या पुलिस विभाग को भी एमएलसी या अन्य ज़रूरतों के लिए एक्सीडेंट केस के लिए हॉस्पिटल लाना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की व्यवस्था आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह यहाँ जो है ताला लगा हुआ है और डॉक्टर जो है यह नदारत है। उप स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो यहाँ पे अगर जो लोकल ग्रामीणों से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि जो मरीज जो देर रात को शाम को आते हैं उन्हें पलारी या फिर बलौदा बाजार या फिर निजी चिकित्सकों के पास ले जाया जाता है और वहीं वो अपना इलाज कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था कब सुधरेगी। INET न्यूज़ से कुश अग्रवाल, पलारी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें 26 जून यानी आज से छत्तीसगढ़ के सभी स्कूल खुल जाएंगे। धमतरी जिले के स्कूल का जायजा लेने जब हमारी टीम गई तो तैयारियां नहीं दिखी। स्कूलों में धूल का अंबार था, कहीं छतों से पानी टपक रहा था तो कई बारिश के चलते घास भी उगा हुआ था। इन सभी स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज स्कूल जरूर खुलेंगे, लेकिन पढ़ाई नहीं होगी क्योंकि पूरा दिन साफ सफाई में ही निकल जाएगा। वहीं डीओ का कहना है कि सभी स्कूल में सफाई हो चुकी है और जहां नहीं हुई है वहां स्कूल खुलने से पहले सफाई करा ली जाएगी। शासन के आदेशानुसार 18 जून को विद्यालय प्रारंभ होना था सत्र 2024-25 का, किंतु गर्मी को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा पुनः आदेश किया गया 1 सप्ताह बढ़ाने के लिए। तो कल 26 जून से हमारा नया शिक्षा सत्र प्रारंभ हो रहा है, जिसमें हमारे प्राइमरी मिडिल हाई स्कूल में जो 1490 स्कूल है, यहाँ भवन पर्याप्त मात्रा में है। नहीं देखो, अब कल से खुल रही है स्कूल, तो आज से हमारे शिक्षक हेड मास्टर वहाँ पहुँच गए हैं। छोटी मोटी कुछ समस्याएं हैं, वो छोटी मोटी समस्याएं हैं, नल का टोटी करना, ये करना, तो वो हो जाएगा और उसको हम मैनेज करवा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें बलौदा बाजार में 10 जून को हुए हिंसा के मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। मंगलवार को पुलिस ने NSUI के विधानसभा अध्यक्ष सूर्यकांत वर्मा समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें एक आरोपी घटनास्थल पर गाड़ियों में तोड़फोड़ करने में शामिल था। अब बता दें कि मोबाइल लूटकर फरार हो गया था, जिसके बाद से ही पुलिस ने मोबाइल भी बरामद कर लिया है। इसके साथ ही वीडियो, फोटो और CCTV फुटेज के आधार पर बाकी आरोपियों की भी पहचान की जा रही है। मामले में अब तक कुल 145 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। और चलिए आगे बढ़ते बता दें खनिज विभाग की निष्क्रियता के चलते आरंग क्षेत्र में महानदी से अवैध रेत खनन और अवैध परिवहन का कार्य जोरों पर है। रेत माफिया लगातार महानदी से रेत निकाल रहे हैं। प्रशासन की कार्रवाई के बावजूद रेत माफिया कई इलाकों में खनन का कार्य कर रहे हैं। रेत माफिया बरसात से पहले ही मुनाफा कमाने के लिए अवैध तरीके से रेत का भंडारण भी शुरू कर रहे हैं। आरंग क्षेत्र के कुरुद और मोहमेला में रेत खनन और परिवहन की सूचना पर खनिज राजस्व और आरंग पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान 5 हाईवा वाहन जब्त किया गया है। इन दोनों अवैध रेत खदानों में बने रेत को भी विभाग ने तोड़ दिया है। बता दें कि कुरुद रेत खदान से रोजाना सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर के माध्यम से रेत निकाला जा रहा है। आरंग क्षेत्र से भी कई जगहों पर पारागांव, राटाकाट, कुरुद, कुटेला, मुमेर और साथ ही कागदेही, हरदीडी, चिखली, गौरभाटा, कुम्हारी में भी बड़े पैमाने पर रेत का भंडारण किया गया है।
और आगे बात राजधानी रायपुर की, जहां राजधानी रायपुर में प्रशासन के नाक के नीचे फिल्म पुष्पा की तर्ज पर करोड़ों रुपए के चंदन के पेड़ों की अवैध कटाई की गई। वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के परिसर में 10 एकड़ में लगे चंदन के 20 पेड़ काटने के बाद से चोर 14 से 16 पेड़ यहां से ले भी गए। घटना के बाद अधिकारियों ने तुरंत सीसीटीवी को खंगालना शुरू कर दिया। इस मामले में विभाग के संलिप्तता को लेकर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। आज 24/7 ने इलाके का दौरा किया। पेड़ों की कटाई के बाद वन विभाग ने उसे मार्किंग जरूर किया, लेकिन आरोपी नहीं पकड़े जा सके। बता दें कि चोरी से विभाग को 1 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। मामले में प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनिल कुमार साहू का कहना है कि विभाग इस मामले को काफी गंभीरता से ले रही है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराया है कि साथ ही विभागीय जांच भी कराई जा रही है। वहीं पूर्व जिला पंचायत सदस्य परमानंद जांगड़े ने कहा कि 1 करोड़ के चंदन के पेड़ की चोरी हुई मामला काफी संवेदनशील है। विभाग की मिलीभगत की पूर्ण आशंका है। निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग करता हूं। संवेदनशील क्षेत्र में चंदन जैसे कीमती बेशकीमती वृक्ष की कटाई विधानसभा परिसर के समीप लगा हुआ, जो मामला है वो बहुत गंभीर विषय है। और इसमें जो है हमने विभाग के और माननीय मुख्यमंत्री जी और वन मंत्री जी को इस संबंध में ज्ञापन प्रेषित किए हैं। उसमें उच्च स्तरीय जांच कार्रवाई की मांग की है। क्या लगता है सर, ये चंदन की लकड़ी कटाई में कौन लोग शामिल हो सकते हैं? और चारों तरफ कवर्ड कैंपस है, जहां पे बिना विभागीय संरक्षण के मिलीभगत के इस प्रकार की घटना बिल्कुल भी संभव नहीं है। और वहां पे मशीन से उसको कटाई किया है और इतने बड़े गोले को। और चलिए आगे बात करते हैं दुर्ग की, जहां दुर्ग जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक बदमाश युवक ने पति पत्नी का आपत्तिजनक वीडियो बनाया और वायरल करने की धमकी देने लगा। वीडियो वायरल होने से बचने के लिए युवक दंपत्ति को ब्लैकमेल कर 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था, जिसके बाद घबराए पति पत्नी पुलिस के पास पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ब्लैकमेलर युवक को गिरफ्तार कर लिया। 3 मोबाइल फोन व 3 सिम भी उसके पास से जब्त किए गए हैं और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। थाना क्षेत्र का मामला है। एक प्रार्थी जो है वो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके जो निजी पलों को किसी ने वीडियो बना लिया और वीडियो बना करके उसको सेंड किया है। सेंड करने के बाद उसको 10 लाख रुपया उससे मांगा जा रहा है। इस बात को पुलिस अधीक्षक महोदय ने बहुत गंभीरता से लिया। गंभीरता से लेने के बाद उसको क्राइम ब्रांच को अवगत कराया गया कि ऐसा प्रकार का। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आगे ज्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहिए INS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।